हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम जो है आपके बीच में ला गए हैं 25 दिसंबर के करंट अफेयर, यानी कि 24 दिसंबर की जितनी भी दिन भर की खबरें रही हैं वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही क्या रही और क्या है अम्ब्रेला एक्ट, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। हम जानेंगे कि उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, उनके बारे में क्या क्या जानकारियां हमें मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा हम देखेंगे कि देहरादून बाढ़ पूर्वानुमान के लिए इसरो के क्या प्रयास हैं। इसके अलावा कोरोना अपडेट जानेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों कि क्या कुछ रहा उत्तराखंड में खास। इसके अलावा जो भी खबरें आपके एग्जामों के लिए खासकर उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उत्तराखंड राज्य कोरोना अपडेट से। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड कोरोना अपडेट में आज 436 पॉजिटिव केस आए और 11 लोगों की डेथ हुई है दोस्तों। अगर बात की जाए आज ठीक होने वालों की, तो आज लगभग 579 लोग जो हैं ठीक हुए हैं और आज का रिकवरी परसेंट 91.05% रहा है दोस्तों। बाकी अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये डिटेल है, और इसके अलावा आप चाहें तो PIB उत्तराखंड की वेबसाइट से भी ये जानकारियाँ ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप कोविड-19 की डेट जानना चाहते हैं तो इस पर पॉज करके आप वीडियो में अपने डिस्ट्रिक्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए आज के अपडेट की तरफ जाते हैं। तो आज का पहला जो हमारा अपडेट है वो है विधानसभा कार्यवाही और अम्ब्रेला एक्ट से संबंधित दोस्तों। तो हम जानेंगे कि उत्तराखंड की जो अभी विधानसभा चली, जो शीतकालीन सत्र चला है, उसमें क्या कुछ कार्यवाहियाँ हुई, कौन कौन से बिल जो है वो पेश किए गए, कौन कौन सी सूचनाएं जो है वो सदन में रखी गई। और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि जिसका लगातार विरोध हो रहा है वो अम्ब्रेला एक्ट कौन सा है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बना हुआ ये अम्ब्रेला एक्ट कौन सा है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड की विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब अगली कॉल होगी, यानी कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा अध्यक्ष से कहेंगे कि आप बुलाइए और वो फिर दोबारा से इसे बुलाएंगे, तो इस प्रक्रिया तक इसे स्थगित कर दिया गया है, यानी कि इसे अनिश्चित काल तक के लिए कहा जाता है, जहां हमारे पास यह समय नहीं होता है कि अगली बैठक कब होनी है। तो 4 दिवस का जो विधानसभा सत्र चला दोस्तों, इसमें 19 घंटे और 10 मिनट तक कार्यवाहियां की गई। 19 घंटे और 10 मिनट। और इसमें यह भी कहा गया कि 21 दिसंबर से शुरू हुआ ये सत्र जो है ये बहुत ही शांतिपूर्वक पूरा हुआ, बशर्ते कि अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जहां भी विरोध के सुर थे उन्हें जरूर किया और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका भी निभाई गई। आज गन्ना किसानों के बारे में भी बात की गई और भी बहुत सारी चीज़ें। विधानसभा से अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस ने अपना पूरा विपक्ष का रोल जो है वो निभाया है दोस्तों। सदन के पटल पर बात की जाए तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन रखा गया और उसके साथ में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 18-19 का वार्षिक लेखा विवरण भी रखा गया और विद्युत नियामक आयोग का वित्तीय वर्ष 18-19 की वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिवेदन भी रखा गया। इसके अलावा बिलों की बात की जाए या विधेयकों की बात की जाए तो पहला आया उत्तराखंड लोक सेवा में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक आया। उत्तराखंड प्रदेश भू राजस्व अधिनियम का संशोधन विधेयक आया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का संशोधन विधेयक आया। उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 आया। इसको हम लास्ट में दोबारा पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, इसे दोबारा पढ़ेंगे और याद भी रखिएगा, अच्छा विधेयक है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, अम्ब्रेला एक्ट को। उसके अलावा हिमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक जो था उसको पुनर्विचार के लिए रखा गया है। चलिए बात करते हैं अम्ब्रेला एक्ट की। तो विश्वविद्यालयों में एक अम्ब्रेला एक्ट जो है इस बार पारित किया गया है। इसके तहत राज्य के जितने भी राज्य पोषित विश्वविद्यालय हैं अब उनमें एक समान स्वायत्ता होगी और उनका उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना की जाएगी। इस एक्ट में विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उसकी नियुक्ति में भी बदलाव किए गए हैं। तो अब जो कुलपति है वो 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु तक पद पर नियुक्ति पा सकेंगे और नए नियमों के तहत कुलपति की अधिकतम 1 वर्ष को सेवा विस्तार जो है उनको दिया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों 3 लोगों की एक सर्च कमेटी जो है वो काम करती थी, अब 5 लोगों की एक सर्च कमेटी काम करेगी, ये भी इस एक्ट के अंदर कहा गया है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अब केवल शिक्षा विधि नहीं,
अन्य जो क्षेत्र हैं चाहे टेक्निकल हों या फिर प्रशासनिक हों, इन पदों से भी कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस एक्ट में क्या कमियां हैं। तो पहला ये है, इसके अंदर जो सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी थे, उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था को हटा दिया गया है। उनके वेतन भुगतान संबंधी प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। अगली बात की जाए तो अधिनियम में जो कुलाधिपति के अधिकार हैं उनका भी हनन किया गया है, उनको कम किया गया है। और कुलपति की नियुक्ति के लिए पात्रता की श्रेणी में भी परिवर्तन किया गया है। इसके लिए कहा गया है कि 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर के अतिरिक्त भी अब जो अपर मुख्य सचिव की श्रेणी के अधिकारी हैं उनको भी पात्र मान लिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में कुलपति के अनुमोदन की अनिवार्यता के स्थान पर शासन के अनुमोदन की नई व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि अब शासन जो है ये अनुमोदन करेगा नई नियुक्तियों की, ना कि विश्वविद्यालय से, जिस विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में सहायता मिली हुई है उसके शिक्षकों की नियुक्ति कुलपति, यानी कि अब कुलपति की नियुक्तियों के लिए अनुमोदन नहीं करेगा, शासन जो है अनुमोदन करेगा। इसकी वजह से दोस्तों अम्ब्रेला एक्ट का विरोध हो रहा है और लगातार विरोध भी चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। शिक्षक, अन्य कर्मचारी और छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की और जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान का विषय आज चर्चा में क्यों आया है। तो जो है दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क जो है हमारा, इससे बाघों का कुनबा बढ़ाना चाहा है। तो जो है राजाजी नेशनल पार्क ये चाहता है कि वहाँ बाघ बढ़ाए जाएं। लगभग 35 के करीब राजाजी नेशनल पार्क में बाघ हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क चाहता है कि बाघों की संख्या बढ़ाई जाए। तो इसी क्रम में पहली बाघिन जो है ये भेज दी गई है जिम कॉर्बेट से, कहाँ, राजाजी नेशनल पार्क में। तो कुल 5 बाघ और बाघिनों को भेजने का प्रोजेक्ट है, उसमें से एक जो है वो भेज दी गई है। तो बुधवार को कॉर्बेट, वन्यजीव डॉक्टर आदि की 5 टीमों ने बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया, यानी कि बेहोश किया, और उसके बाद उसे वाहन से सुरक्षित राजाजी नेशनल पार्क भेज दिया गया। पहली बार प्रदेश में ऐसा कुनबा बढ़ाने के लिए बाघों की शिफ्टिंग प्रक्रिया अपनाई गई है। तो जो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण है दोस्तों, उसके निर्देश में अगस्त में कॉर्बेट से 5 बाघ राजाजी में छोड़ने को लेकर तैयारी की जा रही है। तो जो WWF है हमारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है, कॉर्बेट और वन्यजीव डॉक्टरों की जो टीम है वो गई और उन्होंने 5 टीमें बाघिनों पर नज़र रख रही हैं। तो इसमें बाघिन को देर शाम को ट्रैंकुलाइज किया गया बुधवार को, और उसके बाद उसे कहाँ भेज दिया गया, राजाजी भेजा गया है। और राजाजी में उसके साथ जो है डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई है। तो अब कॉर्बेट से कुल 3 बाघिन है और 2 बाघ, इनको भेजा जाना है दोस्तों, कहाँ, राजाजी के अंदर। तो अब 2 बाघिन और 2 बाघ बची हैं और इन्हें एक एक करके राजाजी नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा ताकि वहाँ बाघों की संख्या बढ़ सके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लगभग 250 के करीब जो है वो राजाजी नेशनल पार्क में, आपका जिम कॉर्बेट में बाघ है। यहाँ सबसे ज़्यादा अभी 250 के करीब बाघ हैं, और 30 के करीब 25 बाघ अभी माना जा रहा है वो कहाँ है, आपके राजाजी नेशनल पार्क में। तो यहाँ जो है कुनबा बढ़ाया जा रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। चलिए उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में वन्यजीव विहार हैं, राष्ट्रीय उद्यान है और संरक्षण विहार है। तो जो पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र खोला गया वो 1935 में देहरादून में खोला गया और उसका नाम था मोतीचूर वन्यजीव विहार। मोतीचूर वन्यजीव विहार 1936 का आपने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा। तो मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई और बाद में 1983 में इसको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित कर दिया गया। मोतीचूर को कहाँ जोड़ दिया गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ 6 नेशनल पार्क हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, 6 वन्यजीव विहार हैं यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2 संरक्षण आरक्षित हैं यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व है, 1 हाई लेवल सिस्टम पार्क है, उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, या बायोसेफ एरिया की बात करें, एक बायोसेफ एरिया है, जैव सुरक्षित क्षेत्र है। तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे दोस्तों। इसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में सर हेली के टाइम पे इनके द्वारा, और इसका नाम हेली नेशनल पार्क पड़ा था। बाद में 55-56 में रामगंगा नेशनल पार्क और उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के अंदर ही आता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे उत्तराखंड के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का।
ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कल की वीडियो में हम इसके आंसर पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको कमेंट में आंसर देना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। अगली बात की जाए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई 1980 में और ये उत्तरकाशी के अंदर है, 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई और ये चमोली जिले में है और 664 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ है दोस्तों? चमोली के अंदर है और इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी दोस्तों, या 1931 में इसकी फ्रैंक स्माइथ ने खोज की थी। तो 87.5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगली बात की जाए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में पड़ता है। ये राजाजी जो है ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर है और इसका क्षेत्रफल जो है ये 820.42 वर्ग किलोमीटर है। अगली बात की जाए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। उत्तरकाशी जनपद में है और 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित, यानी कि अगर कभी देहरादून वाली स्थिति या प्लेन एरिया की बात की जाए जहां बाढ़ आने की संभावना होती है, बाढ़ आती है, तो इसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जाएगा कि वहां बाढ़ आ सकती है। इसी के लिए इसरो जो है उसके कुछ प्रयास चल रहे हैं दोस्तों, इसरो के कुछ प्रयास चल रहे हैं, उन्हीं को जानने का प्रयास हम इस आने वाली न्यूज में करने वाले हैं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ये देहरादून के माइक्रो क्लाइमेट पर शोध कर रहा है, यानी कि जो माइक्रो क्लाइमेट है उस पर शोध करेगा। और इसके तहत जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो उच्च क्षमता के ड्रोन के जरिए रिस्पना और बिंदाल के किनारे बसी शहरी आबादी की बाढ़ से होने वाले खतरों का आकलन करेंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS, इसके अधिकारी जो है इनके बीच में एक बैठक हुई और आपदा में सहयोग को लेकर ये बैठक हुई। तो इसमें IIRS जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो सेंसिंग, इसके वरिष्ठ वैज्ञानिक अरिजीत रॉय ने कहा कि लगभग 1 साल का समय जो है वो लग जाएगा इस अध्ययन में और कुछ क्षेत्र भी चिन्हित कर लिए गए हैं और उसमें इसके बारे में बात की जाएगी। तो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 1 और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग 2, इन दोनों के वैज्ञानिक जो हैं इस पर काम करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात की जाए दोस्तों, तो ये इसरो का ही एक बॉडी है, इसरो का ही एक पार्ट है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और 1966 में इसकी फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट करके इसकी स्थापना जो है वो की गई थी दोस्तों। इसरो की बात की जाए तो इसरो में जो है दोस्तों 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का सेटअप किया गया था दोस्तों, और इसमें जो विजनरी थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इन्हीं की हेल्प से फिर दोस्तों क्या हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ 1969 के अंदर दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक में जो शहीद हो जाएंगे, जितने भी शहीद उत्तराखंड से, आप हमेशा सुनते रहते हैं कि बहुत सारी जगहों में इस वीर भूमि से अनेक शहीद होते हैं, तो उनके परिवारजनों को अनुग्रह जो है अनुदान दिया जाएगा उनके आश्रितों को। उसी के ऊपर पढ़ते हैं कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों को जो है दोस्तों राज्य सरकार अब एक मुश्त अनुग्रह राशि देगी। इसमें रक्षा बल और अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होंगे। तो इसके लिए बुधवार को विधानसभा ने उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो इस विधेयक के प्रावधान जो है वो 5 मार्च 2014 के बाद से शहीद हुए जो स्थायी निवासी हैं उत्तराखंड के उन पर लागू होगा। तो जो 5 मार्च 2014 के बाद शहीद हुए हैं और उत्तराखंड के स्थायी निवासी रहे हैं, ऐसा कोई भी वीर जवान अगर शहीद हुआ है, चाहे वह रक्षा बलों से हो या किसी अर्धसैनिक बल से हो, तो उसके परिवार को या उसके आश्रितों को अनुदान जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
अभी तक अगर ऐसा हो तो राज्य स्तर पर अब तक ऐसे जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कानून नहीं था। तो सरकार क्या करती थी, जो चीफ मिनिस्टर हेल्प फंड है या चीफ मिनिस्टर राहत कोष है, वहाँ से ही 10 लाख रुपए तक का अनुग्रह दे देती थी। लेकिन इसमें भी बजट की कमी के चलते कई बार देरी हो जाती थी। तो इसलिए प्रदेश सरकार ने अब एक विशेष कानून ही बना दिया है कि युद्ध, आंतरिक सुरक्षा या आतंकवाद की घटनाओं में अगर कोई शहीद होता है जवान, तो उसके आश्रितों को जीवन यापन के लिए एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनका हमने स्टडी किया। ऑफलाइन बैचेस की बात करें दोस्तों, तो आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो है वो बैच चल रहा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के ऊपर। मॉर्निंग 7 to 8 आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप उत्तराखंड के किसी कोर्स को ज्वाइन करें, तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस जो हैं इन्हीं में एनरोल हो सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मिलिट्री नर्सिंग यानी कि MNS और SSC या UK SSS की ऑफलाइन कोचिंग आपको मिले, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और जनरल साइंस के लिए आपकी क्लास ली जाए, तो भी आप अल्फा लर्निंग सेंटर को ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ अगर आपको पढ़नी है SSC, UK SSS, एयरफोर्स, नेवी, MNS के लिए, तो भी आप दिन में 12 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 11 बजे से ये क्लास चलेगी। वैसे 11 बजे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 11 बजे एक और क्लास जो आप ज्वाइन कर सकते हैं वो है आर्मी GD, NTPC और इंडियन एयरफोर्स, नेवी और MNS के लिए जनरल नॉलेज की। इसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का भी ऑफलाइन क्लास में सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस सेशन की जो टाइमिंग है वो 11 बजे सुबह की होगी दोस्तों, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइज। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।